हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये जो पूरा सेशन है इसमें बहुत सारे एग्जाम कवर होगा। तो जैसे बीपीएससी एग्जाम हो गया, जीपीएससी हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, टीचर हो गया, एसएससी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इत्यादि बहुत सारे एग्जाम जो है इस इसमें क्वेश्चन जो है उसमें से पूछता है। तो आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लॉर्ड माउंटबेटन का सर्वाधिक विवादास्पद कार्य कौन सा था? तो इसका क्या आंसर होगा? पहला है पंजाब तथा बंगाल का विभाजन, दूसरा है उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में जनमत संग्रह करवाना, तीसरा है कार्यकारी परिषद का निर्माण जिसके सदस्य केवल भारतीय थे, चौथा है शक्तियों के हस्तांतरण की तिथि को जून 48 से पहले 47 कर देना। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर डी होगा। यहाँ भी आंसर लिखा हुआ देख लीजिए, शक्तियों के हस्तांतरण की तिथि को क्या कर देना? जून 48 से पहले 47 कर देना। मतलब भारत आज़ाद होना था जून 1948 में, लेकिन क्या हुआ कि ये पहले कर दिया। यहाँ देख लीजिए, नोट में लिखा हुआ है, ब्रिटिश संसद द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन के शक्तियों को के हस्तांतरण के लिए 30 जून 48 का समय दिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा, ठीक है। लेकिन 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या बिल पेश किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, यानी स्वतंत्रता मिल गई। अगला प्रश्न है, ताम्रलिपि का बंदरगाह भारत के किस भाग में है? तो ताम्रलिपि का बंदरगाह भारत किस भाग में है? तो क्या इसका आंसर होगा? बी आंसर, पूर्वी भाग में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाहियान के भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो फाहियान के भारत आने का उद्देश्य क्या था? यह है गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना, न कि यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार करना। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना फाहियान के भारत आने का मुख्य उद्देश्य था। अब इसमें हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। उसका भारत आने का उद्देश्य गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना था। उसने भारत के तत्कालीन शासन के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से ऊपर वरीयता दी जाती है। और दूसरा है, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर दोनों होगा, मतलब ये सही है, आंसर यहाँ सी होगा, ठीक है। और क्योंकि भारत रत्न जिन्हें मिलता है उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से ऊपर, यानी उससे वो सीनियर होता है या उससे लेवल में ऊपर होता है। और पहली बार मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। ये दोनों क्वेश्चन सही है, ठीक है। भारत रत्न सम्मानित व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से ऊपर दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, दक्षिण भारत के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार कब बनी? तो दक्षिण भारतीय राज्यों में भाजपा की सरकार जो है 2008 में बनी थी। आंसर देख लीजिए, 2008 में बनी थी। और कौन सा राज्य था? वो कर्नाटक राज्य था। 8 में भाजपा की सरकार कर्नाटक में बनी थी। कहाँ? कर्नाटक में बनी थी। यह दक्षिण भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसमें भाजपा की सरकार बनी थी। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 224 में से 110 सीट मिली थी। क्या होगा? 110 सीट। अगला प्रश्न है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सनल मेमोयर के लेखक कौन है? इसका क्या आंसर होगा? ये होगा विजय लक्ष्मी पंडित। ये है जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ठीक है। वे कैबिनेट पोस्ट पर विराजमान होने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1953 में वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। बुक कौन सा है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सनल मेमोयर के लेखक। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी स्थापना इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी? तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा डी होगा, राष्ट्रीय अभिलेखागार। क्या होगा? राष्ट्रीय अभिलेखागार, इंपीरियल रिकॉर्ड के रूप में, ठीक है। अगला इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। इंपीरियल रिकॉर्ड की स्थापना 1891 में कलकत्ता में की गई थी। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में है। और इंपीरियल रिकॉर्ड की स्थापना 1891 में कलकत्ता में किया गया था, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? बताने से राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि की? तो क्या इसका आंसर होगा? लॉर्ड मैकार्टनी, ठीक है। लॉर्ड मैकार्टनी, डी आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। मंगलोर की संधि पर टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि 11 मार्च 1784 को पूरी की गई थी। इस संधि के साथ ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समापन हुआ था।
अगला प्रश्न है 9 नंबर, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अवसाद। क्या होगा इसका आंसर? डी, अवसाद के रूप में जाना जाना जाता है। यानी अर्थशास्त्र में इसे क्या कहते हैं? जब किसी वस्तु का मूल्य लगातार गिरता रहे तो उसे कहते हैं अवसाद। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या होगा इसका आंसर? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें देख ले, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 सितंबर 1931 को। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उनके अतिरिक्त इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला, मोहम्मद इकबाल, मिर्जा इस्माइल और सैयद इमाम ने भी हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर होगा मक्का में। क्या होगा इसका आंसर? बी, मक्का में होगा। और पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, ठीक है, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है। और मक्का जो है इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल है। अगला प्रश्न है, जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? जर्मनी में राइन्स राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा नेपोलियन। क्या इसका आंसर होगा? नेपोलियन। आंसर ए होगा। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना की थी, जो पवित्र रोमन साम्राज्य का स्थान लेने के लिए बनाया गया था। यह संघ 16 जर्मन राज्यों को मिलाकर बनाया गया था और फ्रांसीसी प्रभाव में रहा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? जीवन रेखा किसका? छत्तीसगढ़ का। क्या आंसर होगा? महानदी। ठीक है। अब महानदी निकलता कहाँ से है? तो ये निकलता है छत्तीसगढ़ के सिहावा से। ठीक है। कहाँ से निकलता है इसका उद्गम स्थल? छत्तीसगढ़ के सिहावा से। और इसकी जो लंबाई है कितना है? 858 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता है? तो इसका आंसर होगा पोटास म्यूरेट। क्या होगा इसका आंसर? पोटास म्यूरेट। डी आंसर होगा। इसमें क्या क्षमता होता है? पीएच मान को कम करने की। इसका डिस्कशन में क्या लिखा हुआ है? इससे मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाता है। ठीक है। पोटास म्यूरेट। ठीक है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, 1764 में अमेरिका में सीरा आयात रोकने वाला अधिनियम क्या था? ठीक है। सीरा या सोरा कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? शुगर एक्ट। ठीक है। शुगर एक्ट अधिनियम था। इसमें देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। 1764 में ब्रिटिश संसद ने शुगर एक्ट पारित किया, जिससे अमेरिका में सोरा या सीरा के आयात पर कर लगाया गया। इसका उद्देश्य उपनिवेशों की आय नियंत्रित करना था, जिससे आगे अमेरिकी क्रांति के आंदोलन को बल मिला। अगला प्रश्न है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम के किस जिले में है? तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम किस जिले में है? सोनितपुर। क्या इसका आंसर होगा? ए होगा। ठीक है। सोनितपुर में इसका है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसमें देख लेते हैं, असम का जो सोनितपुर है वहाँ नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है। वो 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ 600 से अधिक प्रजातियाँ रहता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व की सबसे पहली सतत जैव ईंधन अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर होगा ब्राजील। क्या होगा इसका आंसर? ब्राजील लिखा हुआ है। कौन सा देश विश्व की सबसे पहली सतत जैव ईंधन अर्थव्यवस्था है? इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ब्राजील विश्व का सबसे पहला देश है जिसके पास विश्व की प्रथम सतत जैव ईंधन अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का स्लोगन था? क्या होगा इसका आंसर? चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। किस आंदोलन का स्लोगन था? चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन को शुरू करने वाला कौन व्यक्ति था? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल निर्वहन सर्वाधिक है? तो ये होगा अमेजन। अमेजन नदी का जो जल होता है सर्वाधिक निर्वहन होता है। ठीक है। यानी बहता है। तो अमेजन नदी कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 6992.6 किलोमीटर है। और इसकी औसत जल निर्वहन क्षमता की बात करें तो 2,09,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड बहता है। ठीक है। 2,09,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड इसकी बहाव है। अगला प्रश्न है लास्ट, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा नागार्जुन श्री सैलम, आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है में जनजाति रहती है। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश, श्री सैलम। ठीक है। इस तरह से मेरा 20 क्वेश्चन का ये सेट खत्म हुआ। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र में वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इस जनजाति में चेंचू भाषा बोलती है। कौन भाषा बोलता है? चेंचू भाषा। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो वो है चेंचू। थैंक यू दोस्तों। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।